गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी पढ़ रहे थे दो बैलों की कथा, प्रेमचंद जी की लिखी हुई एक बड़ी मशहूर कहानी है। तो उसके 3 भाग तक हम लोग पहुंच गए थे। आज चौथा भाग शुरू करेंगे। हमने पढ़ा था कि दोनों भागते हैं गया के घर से, दोनों हीरा और मोती नाम के दोनों बैल, और रास्ते में मटर के खेत में खूब छक्कर खाते हैं और वहीं एक सांड से भिड़ंत होती है। फिर उसके बाद वो लोग पकड़ लिए जाते हैं दोबारा चरने के क्रम में, और जो खेत का मालिक था उनको पकड़ कर ले जाता है और काजी हाउस में बंद कर देता है। मैं आपको बता रहा था कि काजी हाउस जो होता है वह एक तरह का एक जगह होता है पंचायत स्तर पर, जिसमें जो भी आवारा जानवर होते हैं या किसी का भी जो जानवर अगर किसी के फसल में कहीं नुकसान कर रहा हो तो उसको पकड़कर वहाँ पहुँचा दिया जाता है। तो पहले के समय में जो प्रधान गाँव में प्रमुख होते थे वो काजी साहब होते थे, तो इसलिए उसका नाम काजी हाउस और उसी का अपभ्रंश काजी हाउस पड़ गया। तो मतलब काजी का घर, काजी के देख रेख वाला घर, वहीं से अपभ्रंश होते होते वो काजी हाउस बन गया। तो ये दोनों वहीं पकड़ कर रख दिए जाते हैं। उसमें नियम होता है कि पकड़ कर रखने वाले को कुछ इनाम भी मिलता है, और फिर जिसका वो जानवर होता है वह जब लेने आता है तो उससे प्रतिदिन के हिसाब से दंड लिया जाता है। जितना देर वह करेगा आने में उतना उससे ज़्यादा दंड लिया जाएगा। तो यह व्यवस्था गांव में होती है, मैंने देखा भी है ऐसी व्यवस्था। तो उसी में वो लोग बंद कर दिए गए। अब आगे क्या हुआ? दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में ही ना आता था यह कैसा स्वामी है। दोनों मित्रों को ऐसा पाला, साबिका पड़ा मतलब पाला पड़ा, ऐसा पहली बार हुआ उनके साथ कि पूरा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। जैसे हम मनुष्य बात करते हैं तो खाने का एक दाना भी ना मिला, उसी तरह से जब पशु बात कर रहे हैं तो वो, या उनकी बात हो रही है तो उनको खाने में एक तिनका भी ना मिला की बात हो रही है। तो अब ये सोच रहे हैं कि ये कैसा स्वामी है, उनको कभी ऐसा मौका मिला नहीं था कि काजी हाउस में बंद होना पड़े। तो पहला था तो इनको लगा कि यह भी कोई मालिक है जिसने हमें पकड़कर रख लिया है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। अब वो तुलना कर रहे हैं कि इस स्वामी से, इस मालिक से तो अच्छा गया ही था, जो कम से कम सूखा भूसा वगैरह तो देता था, मारपीट के भी, काम करवा के भी। ये तो दिन भर भूखा ही रख रहा है। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता दिखाई न दिया। अब ये आसपास देख रहे थे तो यहाँ कई भैंसें थी, कई और भी जानवर थे, लेकिन किसी के सामने खाने का कुछ नहीं रखा हुआ था। उसमें से ज़्यादातर कमज़ोर हो चुके थे बिना खाने पीने के, तो वो पड़े हुए थे मुर्दों की तरह, और कई उसमें से इतना कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते। तो ये दोनों मित्र जो थे वो दरवाजे की तरफ देखते रहे कि कोई खाना लेकर आएगा, कोई पानी लेकर आएगा शायद, तो यह देखते रहे उस तरफ। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती। दीवार में की मिट्टी थोड़ी नमकीन होती है, मिट्टी का बना हुआ दीवार था तो उसमें से नमक जैसा वो रेत निकलता है, तो कई जगह की मिट्टी थोड़ी नमकीन होती है। तो उसने, उन दोनों ने वह चाटनी शुरू कर दी, लेकिन उससे क्या तृप्ति होती, क्या संतुष्टि मिलती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। अब यहाँ हीरा उग्र हो रहा है। तो जब रात को भी खाना नहीं मिला तो उसने मोती से कहा कि भाई अब तो नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। मोती की हालत खराब थी, भूख से उसकी हालत खराब थी, तो बोला कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब जान जा रही है। तब हीरा समझाता है, इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई,
यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। तो मोती कहता है आओ दीवार तोड़ डालें। तो हीरा ने कहा मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। तो मोती कहता है बस इसी बूते करते थे, इसी बल पर अकड़ रहे थे, विद्रोह दिखा रहे थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिया और जोर से मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। अब जो दीवार थी, जो घेरा था वह कच्चा घेरा था, मिट्टी की दीवार थी। तो नुकीले सींग से जब उसने मार के उसमें देखा तो एक छोटा सा टुकड़ा दीवार का निकलकर बाहर गिर गया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। फिर एक हिम्मत आया कि हम यहाँ से निकल सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं। आप जब ये बातें आप पढ़ रहे होंगे तो आप इसको एक जोड़ेंगे अंग्रेज़ों के समय जो माहौल था उससे, जो भारतीय लोगों को जेल में रखा जाता था तो वो कैसा महसूस करते होंगे, उनके साथ कैसा बुरा व्यवहार होता था, उसको भी आप इससे जोड़कर देख सकते हैं। लेखक ने कहीं ना कहीं उस व्यवस्था की ओर भी संकेत किया है। तो वो मिट्टी गिराने लगा हर बार में। उसी समय काजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड्डपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद कर दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। अब उसी समय चौकीदार जो है वह जानवरों की हाजिरी लेने आया, उपस्थिति प्रेजेंटेशन देखने की हैं कितने। और उसने देखा हीरा को यह हरकत करते हुए तो उसने डंडा उठाया और कई डंडे उसको पीट दिया, रसीद कर दिया, मतलब दे दिया, और एक मोटी सी रस्सी से बांध दिया। लगा कि ये थोड़ा बदमाश टाइप का बैल है तो उसने मोटी रस्सी से बांध दिया। अब यहाँ एक ध्यान देने लायक बात है कि जानवरों की हाजिरी लेने से क्या मतलब है। जानवर तो बंद थे, कैद में थे, तो हाजिरी लेने की क्यों ज़रूरत पड़ती होगी। जानवर भागते तो दिख जाता कि दीवार टूटी हुई है तभी भाग सकते हैं, बाहर से गेट बंद था तो जानवर भागता कहाँ से। तो फिर हाजिरी लेने की ज़रूरत क्या थी रात में। तो आप इसको ऐसे समझिए कि खाना पीना तो मिलता नहीं था जानवरों को, तो वह यह देखने आता था कि कहीं कोई जानवर मर तो नहीं गया। जितने इसमें बंद किए गए थे उतने ही जानवर अभी तक जिंदा बचे हैं कि नहीं, इसलिए वह रोज़ उनकी हाजिरी लेता था, उपस्थिति दर्ज करता था कि अब कितने जिंदा हैं। कोई अगर मर गया हो जानवर तो फिर उसको उसमें से घटा दिया जाएगा। तो उसने उसको मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा आखिर मार खाई क्या मिला। अब मोती वहीं पड़ा पड़ा बोल रहा है कि आखिर मार खाई क्या मिला। तो हीरा ने कहा अपने बूते भर जोर तो मार दिया। अब हीरा कह रहा है कि मैंने अपनी कोशिश कर ली, अब ये अफसोस तो नहीं रहेगा कि कोशिश ही नहीं किया। ठीक है, नहीं चला, कोशिश बेकार गई। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन पड़ गए। अब मोती वहाँ पर व्यंग्य कर रहा है उस पर कि ऐसा जोर मारना किस काम का कि और भी मोटा बंधन पड़ गया तुमको। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। कहने का मतलब हीरा कह रहा है कि मैं तो अपनी कोशिश करता ही रहूँगा चाहे कितना भी उसके लिए मुझे दंड मिलता रहे, कोशिश नहीं छोड़ेंगे। तो आप ये समझिए कि जो स्वतंत्रता के दीवाने लोग होते थे वह किसी एक बार जेल जाने से अब टूटते नहीं थे, हारते नहीं थे हिम्मत, वह जेल से निकलते थे फिर उस काम में लग जाते थे। तो उस चीज़ को यहाँ बैलों के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि कोशिश लगातार करना होता है। आप किसी भी तरह के हार से निराश नहीं हो सकते हैं, आपको फिर से उसके लिए प्रयास जारी रखना ही होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। इसी को बैलों के माध्यम से यहाँ लेखक समझाना चाह रहे हैं। जो दोनों की बातचीत है उसमें इसी पर तर्क वितर्क हो रहा है, क्या हमें हिम्मत हारना चाहिए या हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अब मोती बोल रहा है जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो हीरा कहता है कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। मोती उसको आंक रहा है एक तरह से, या उसको उसका भयावह रूप दिखा रहा है कि क्या क्या हो सकता है, कि आप जान भी जा सकती है ऐसी कोशिश करोगे तो हीरा कहता है कि जब कोई ऐसी परवाह नहीं है इस बात की कि जान चली जाए, मरना तो ऐसे भी है,
आप यहाँ रहेंगे तब भी मर जाएंगे, बिना खाए पिए भूख से मरना पड़ेगा तड़प तड़प कर। लेकिन यह सोचो कि अगर हमारे कोशिश करने से यह दीवार खुद जाती, टूट जाती, तो कितनी जानें बच जाती। कोशिश करने से ये भी तो उसका जो सकारात्मक पहलू है वह यह है कि मरना तो ऐसे भी है, भूख से मर जाएंगे, उसमें ज़्यादा कष्ट है। लेकिन अगर कोशिश सफल होती और यह दीवार खोद लेते हम लोग, तो सोचो कितनी जानें बच जाती। यहाँ कितने भाई बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है, सब दुर्दशा में है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। अब मोती कहता है हाँ यह बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब मोती भी सहमत हो गया और उसने कहा कि अब मैं कोशिश करता हूँ। तो मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। उसकी कोशिश लगातार जारी रही, वो उसमें और जोश आ गया। किसी चीज़ में आपको अगर सफलता मिलती है एक बार, तो आप उसमें और जोर लगाकर उसको करते हैं, आपकी हिम्मत बढ़ती है, आपका उत्साह बढ़ता है। किसी भी काम में आप देख लीजिए, अगर आप कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आपको उसमें लगता है कि हाँ इसमें सफल हुआ जा सकता है, तो फिर आपकी हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ती है और आप बड़े ऊर्जा के साथ, बड़ी एनर्जी के साथ उस काम को करने में लग जाते हैं, जिससे कि वह और जल्दी सफल होता है। तो वही यहाँ मोती के साथ हो रहा था। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। 2-2.5 घंटे तक वह कोशिश करता रहा तो 1 हाथ लगभग 1.5 फुट, 1 हाथ लगभग दीवार ऊपर से गिर गई। उसने फिर दोगुनी ताकत से मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से परे जानवर चेत हो उठे। जो जानवर वहाँ मुर्दों जैसे पड़े थे उनमें भी चेतना आ गई, वो भी सजग हो उठे, जी उठे। और क्योंकि उनको लगा कि अब हम आज़ाद हो सकते हैं, तो उस आज़ादी के उत्साह ने उनके अंदर एक जान फूंक दी। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, उसमें 3 घोड़ियाँ थी, वो सरपट भाग निकली, तेजी में भागी। फिर बकरियाँ निकली, बकरियाँ भी वहाँ थी, वो निकली। इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, जो भैंस वहाँ पर थी वह भी निकल ली वहाँ से। पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। अब हीरा ने पूछा गधों से, तुम क्यों नहीं भाग जाते, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? तो एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं। तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। अब गधे रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, जोखिम नहीं उठाना चाह रहे हैं कि अगर पकड़े गए तो फिर क्या फ़ायदा। मतलब वो पहले से ही निराश हैं, वो हारे हुए हैं, वो कोशिश ही नहीं करना चाहते हैं इस गुलामी से निकलने का, इस बुरे हालत से निकलने का। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। अब दोनों गधे आधी रात तक यही सोच रहे हैं कि भागें कि ना भागें, भागें कहीं पकड़ लिए जाए तो फिर क्या हो। और इधर मोती अपने मित्र हीरा की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, जो कि मोटी रस्सी थी, उसको मोटी रस्सी में बांध कर चला गया था चौकीदार। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। जब उससे नहीं टूटी वह रस्सी तो हीरा ने कहा कि तुम चले जाओ, तुम क्यों यहाँ फंसे रहोगे, मेरी रस्सी तो खुलती नहीं है, शायद कहीं फिर भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? अब मोती दुख और क्षोभ से कह रहा है कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो? हम और तुम इतने दिनों तक साथ साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? तुम इतना स्वार्थी समझते हो कि आज तुम मुसीबत में हो तो मैं तुमको छोड़ के भाग जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। हीरा समझा रहा है कि तुमने जो यह दीवार गिराया है तो यहाँ तो और उतना मजबूत कोई और था नहीं, और सब पहले से थे, हमारे आते ही यह कांड हुआ है, तो सभी समझ जाएं कि यह तुमने ही किया है, मैं तो रस्सी में बंधा हूँ, तो पिटाई बहुत होगी भाई। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। अब मोती वहाँ पर एक स्वतंत्रता सेनानी की तरह बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जिसके लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, जिस प्रयास के लिए, उसके लिए मुझे मार पड़ेगी, इसमें क्या बुरा है, यह तो गर्व की बात है।
इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणी जो हमारे साथ यहाँ पड़े हुए थे उनको मुक्ति मिल गई। तो वो उनकी जान अगर बच गई, वो सही सलामत रहे, तो मुझे हमें आशीर्वाद तो देंगे कि उनके कारण हम आज आज़ाद हैं, हम आज बाहर घूम पा रहे हैं। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। अब जो गधे ऊहापोह में पड़े थे कि बाहर जाएं नहीं जाएं, फिर पकड़े जाएंगे, मार खाएंगे, तो मोती ने उनको सींगों से मार मार कर बाहर भगा दिया, जबरदस्ती ठेल ठाल कर बाहर किया कि भागो यहाँ से यार, क्या कर रहे हो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। उसने भगा दिया और अपने मित्र के पास, हीरा के पास आकर सो गया। अब आगे क्या हुआ? भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। भोर होते ही जब पता चला कि दीवार टूट गई है और जानवर भाग गए हैं, तो खूब अफरा तफरी मची, किसने किया। तो सबने समझ लिया कि ये जरूर इसी बैल ने किया है। तो उसको पहले खूब धोया गया, पानी से नहीं, डंडे से, और फिर मोटी रस्सी से उसको बांध दिया गया। आगे चलते हैं। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। तृण यानी तिनका, घास का टुकड़ा, घास को ही तृण कहते हैं। तो 1 सप्ताह तक उनको किसी ने खाने को नहीं दिया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, मतलब उनके सामने पानी ले आया जाता था कि अगर पीना हो तो पी लें। यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, ठठरियाँ निकल आई थी। अब 1 सप्ताह तक खाना नहीं मिला, सिर्फ पानी पर वो जी रहे थे, तो बहुत दुबले पतले हो गए थे। ठठरियाँ मतलब जो कंकाल, स्केलेटन जो होता है शरीर का, हड्डियाँ निकल आई थी बाहर। वो बाहर आप देखेंगे किसी बहुत दुबले गाय या बैल को, तो उसकी जो पसलियाँ होती है वो दूर से आपको बाहर से दिखाई देंगी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। अब तभी ऐसा बीत ही रहा था समय, तो एक दिन क्या हुआ, डुग्गी बजने लगी, वो डुगडुगी बजाई जाती थी। और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र बाहर निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। जब उनको कोई छुड़ाने नहीं आया तो फाटक में क्या किया जाता था, काजी हाउस में, कि उनकी नीलामी होती थी। तो उसी का यह सब माहौल था, उसी की तैयारी थी। डुगडुगी बजी और लोग जमा हो गए। इनको बाहर लाया गया कि यही 2 बैल हैं बिक्री के। लेकिन लोग आते देखते इतने दुबले पतले, हड्डी हड्डी बाहर है, तो ऐसा बैल कौन खरीदेगा। इसलिए वो मन फीका करके, मतलब उदास करके चले जाते कि ये नहीं है ठीक। सहसा एक दढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। तभी एक दाढ़ी वाला आदमी आया, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा, मतलब उसका चेहरे का जो भाव था वह कठोर भाव था, और कूल्हों पर दोनों के उंगली डालकर उसने देखा कि कुछ बचा है मांस वांस की नहीं, और मुंशी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। अब दोनों उसके हाव भाव से समझ गए कि यह एक कसाई है जो उनको ले जाएगा और इनको काटेगा और बेच देगा इनका मांस। इसीलिए वह देख रहा है कि इनके शरीर में कितना मांस बचा हुआ है। तो दोनों ने एक दूसरे को देखा, ये समझ गए कि ये यही होने वाला है, और फिर अपना सर झुका लिया दोनों ने। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। अब वो अफसोस कर रहा है कि वहाँ से बेकार ही भागे, वहाँ कम से कम मेहनत मजूरी करके कुछ तो खाना मिल रहा था, जिंदा तो थे, अब तो जान नहीं बचेगी, अब तो मारे जाएंगे। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। अश्रद्धा मतलब भगवान के प्रति एक होता है, जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम पर कोई बड़ी विपत्ति आती है, तो हम सोचते हैं कि भगवान बेकार है, ये तो कहते हैं लोग कि सबको देखते हैं, लेकिन हमें कहाँ देख रहे हैं, हमारे ऊपर तो सिर्फ मुसीबत ही दे रहे हैं, कुछ नहीं है ये। तो उसी तरह के अश्रद्धा के भाव से वह वहाँ कह रहा है, जैसा कि सामान्यतया मुसीबत के समय लोग कहते हैं। तो उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती।
भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? अब फिर अपने आप को दिलासा दे रहे हैं वो लोग कि भगवान के लिए तो जीना मरना सब बराबर है, वह हमें मारना क्यों चाहेंगे। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास रहेंगे, दड़ियल के पास। कहीं कोई उपाय निकल जाए, जैसे लड़की ने हमें बचाया था वैसे ही भगवान कहीं कोई और उपाय लगाए। फिर वो बात कर रहे हैं आपस में, यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, ये छुरी चलाएगा गर्दन पे, देख लेना तुम। तो क्या चिंता, मांस खाल हड्डी सींग सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। अब हारे को हरिनाम, मतलब जब कोई उपाय नहीं सूझ रहा तो वह इस तरह की बातें करके अपने आप को दिलासा दे रहे हैं। तब नीलामी हो गई। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, शरीर का एक एक अंग कांप रहा था कि अब तो गए भाई। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा सी भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। उसको इनसे कोई सहानुभूति दया तो थी नहीं, उसको तो ले जाके मारना ही था इनको। तो जैसे ही इनकी चाल धीमी होती तो वह एक डंडा खींच देता। तो फिर भी ये उस डर से ये चले जा रहे थे। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक चारागाह था, हार उसी को बोलते हैं, जिसमें हरियाली में सभी जानवर गाय बैल का झुंड था। तो वो चर रहे थे और खूब खुश थे। कोई बैठ के, जिसका पेट भर गया वह बैठ के पागुर करा। पागुर करना मतलब जब गाय बैल भैंस वगैरह खाना खाते हैं तो बाद में उसको बैठ कर आराम से चबाते हैं, निकाल निकाल कर। एक थैली होता है जिसमें वो जमा करते हैं, फिर निकाल कर बैठ के करके चबाते रहते हैं। उसमें कुछ लार वार भी निकलता रहता है, आपने देखा होगा। ये खूब आराम से मुंह को चला चला कर सर हिला हिला के चबाते हैं, लगता है ऐसे मजा ले रहे हों उसका। उसी को बोलते हैं पागुर करना। तो ये देख रहे हैं कि वो सब आनंद में हैं, लेकिन इनको इस बात पर क्रोध आ रहा है कि कितने स्वार्थी हैं ये लोग, कि देख रहे हैं कि सड़क से इनके दो भाई जा रहे हैं और उनकी समझ में भी आ रहा है कि ये बधिक यानी कसाई के हाथों पड़े हुए हैं, फिर भी कोई इनको छुड़ाने के लिए आगे नहीं आ रहा है, सब चुपचाप अपनी मस्ती में है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगी। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूरे चलाने आया करते थे, यही कुआं है। अचानक जब वो बढ़ रहे थे आगे तो उनको लगा कि ये सब कुछ जाना पहचाना है। तभी उन्हें याद आया कि इसी रास्ते से तो गया उनको ले गया था। वही खेत, वही बगीचा, वही गांव, सब कुछ उनको मिलने लगे रास्ते में। तब उनके मन में उत्साह जगा और उनकी चाल तेज हो गई। उनको लगा कि अब तो हमारा घर शायद आ जाएगा। सारी थकान उनकी गायब हो गई, सारी कमजोरी गायब हो गई। तभी उन्होंने देखा, अरे ये तो अपना वाला चारागाह है, ये तो अपना खेत आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाना आते थे। मतलब वो पानी पटाने के लिए एक सिस्टम होता था, रहट जैसा ही, रहट भी बोलते हैं उसको, शायद उसी को पूर भी बोलते हैं। तो उसको चलाने के लिए बैलों से चलाया जाता था। जिसे एक सिस्टम बना होता था कि डब्बा जैसा होता था जो कुएं में डूबता और निकलता, बाहर आकर पानी को उड़ेल देता, एक चक्री सा होता था। तो उसको बैलों से चलवाया जाता था। तो बोल रहे हैं कि इसी कुएं पर तो हम पुर चलाने आया करते थे। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है, मतलब हमारा घर नज़दीक आ गया है। हीरा बोलता है, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, या जाने देगा, मैं इसे मार गिराता हूँ। आपस में दोनों सलाह मशविरा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि नहीं देगा तो मारेंगे। नहीं नहीं, दौड़ कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों ने निर्णय किया कि वहाँ पहुँच जाए, फिर वहाँ से बढ़ेंगे नहीं। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। अब दोनों आए, अपना घर दिख गया तो उनकी हिम्मत बढ़ गई।
अपने घर तो कुत्ता भी शेर होता है, ये तो बैल थे, अपना घर दिखा और वहाँ आकर अड़ गए, खड़े हो गए। लेकिन वो दाढ़ी वाला भी पीछे पीछे दौड़ा आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। अब झूरी ने देखा कि बैल आ गया, उसको तो पता चल गया होगा कि बैल भाग गए हैं, तो वो निराश था। लेकिन जैसे ही उसने देखा उनको कि उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसने दौड़ा हुआ दौड़ कर आया और गले लगाने लगा। दोनों बैलों की आंखों से भी आंसू बहने लगे खुशी के। उसमें से एक झूरी का हाथ चाट रहा था। जानवर अपनी खुशी या अपना प्यार वैसे ही जताते हैं, हाथ वाथ चाटेंगे, कुत्ता भी करता है, बैल भी करते हैं। तब दरियल ने तभी जाकर दोनों बैलों की रस्सियां पकड़ ली। तो झूरी ने कहा मेरे बैल हैं। तो दरियल ने कहा तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। बताया कि मैंने इनको मवेशी खाने से नीलामी में खरीदा है। तो झूरी कहता है मैं तो समझा हूँ चुराए लिए जाते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? झूरी अकड़ के बोलता है कि मुझे तो लगता है कि तुम चोरी करके ले जा रहे हो, मेरे बैल गायब थे और ये अब तुम्हारे पास मिले हैं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तभी बिकेंगे, दूसरे को क्या अधिकार है इसको बेचने का? जाकर थाने में भी रिपोर्ट लिखा दूंगा। झूरी धमकी दे रहा है। मेरे बैल हैं, नहीं, दाढ़ी वाला बोलता है कि जाकर थाने में रपट कर दूंगा। तो झूरी बोलता है मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। तो ये बोल रहा है। दरियल झल्लाकर दोनों बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसने चाहा कि जबरदस्ती लेके इनको बढ़ जाया जाए। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दरियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दरियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दरियल का रास्ता देख रहा था। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा होकर दरियल का रास्ता देख रहा था। दरियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। मोती ने जैसे ही जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की कि दरियल ने उनको जैसे ही जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की कि मोती ने सींग चलाया तो दरियल पीछे हटा और मोती ने उसको खदेड़ दिया। दरियल भागते भागते गांव से बाहर निकल गया। मोती वहीं रुक गया कि अब आओ तुम वापस, तुमको दिखाता हूँ। अब दरियल जो था वो दूर खड़ा होकर धमकियां दे रहा था, गालियां दे रहा था कि तुमको देख लूंगा मैं। पत्थर भी कभी फेंक रहा था, लेकिन नजदीक आने का साहस नहीं कर रहा था। उसको डर लग रहा था कि यह बैल मारेगा। और मोती विजयी शूर, शूर बोलते हैं वीर को, तो एक विजयी योद्धा की तरह उसका रास्ता रोक के खड़ा था। और गांव के सारे लोग यह तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। उनको मजा आ रहा था कि ये देखो कैसे बैल ने इसको भगा दिया। तो यह थोड़ा सा और है। तो जब दरियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अब मोती कहता है कि अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखो कैसे ले जाता है, और जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए तो हम इतने सीधे हैं। अब दोनों बैल आपस में बातें कर रहे थे। तो ये जो बातें हो रही है इसमें वो अपने घर पहुंच गए हैं, तब उनकी इतनी बातें निकल रही हैं, नहीं तो उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम थी, अनजान जगह पर थे। लेकिन जैसे ही अपने घर पर आए कि उनके अंदर एक अधिकार का भाव आ गया, एक हिम्मत आ गई, एक साहस आ गया। तो वे कह रहे हैं कि हमारे जान को तो कोई जान समझता नहीं है। बोला इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं, हम अगर टेढ़े होते तो सभी समझते, कोई किसी सांड से पंगा नहीं लेता है। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खरा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाल सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। थोड़ी ही देर में उनकी नाद में खली वगैरह, भूसा वगैरह पड़ गया और दोनों आराम से खाने लगे। आसपास के जो बच्चे थे, 20-25 बच्चे वहाँ कम से कम आकर तमाशा देखने लगे। सारे गांव में उत्साह मतलब उत्साह का माहौल।
तो उत्साह जैसा मालूम होता था, सब खुश थे कि देखो बैल इतना कष्ट सह के भी आखिरकार आ गए। मालकिन जो थी, जिसने अपने भाई के यहाँ भेजा था, पिछली बार बड़ी गुस्सा हुई थी, लेकिन जब इतने दिनों का पता चला होगा कि गायब हो गए हैं बैल, तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं दुख हो रहा था। तो उसने देखा तो उसको भी खुशी हुई और आकर उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो इस तरह से हमने इस कहानी को पढ़ा। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग खुद से इसको एक दो बार और पढ़िएगा, बोल बोल कर पढ़िएगा, जिससे कि बहुत सारी बातें जो नहीं समझ पाए होंगे वो आप समझ पाएंगे। फिर इसका प्रश्नोत्तर बनाने का आप प्रयास कीजिए। हम लोग अगली क्लास में इस पर बात करेंगे, प्रश्नोत्तर पर। अभी के लिए इसको ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।